नमस्कार। इस एक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। यह आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम 2018 के एग्जाम को देखें तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 के एग्जाम को देखें तो उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस थे एंड 2012 के एग्जाम में भी यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जितने आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे आप उन्हें 2 से 3 बार देख लें। लगभग ये सारे क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं पहले भी और आगे भी यहीं से क्वेश्चन जरूर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब यह स्टेट क्या होता है इसकी चर्चा हम कैट CAT वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो डेफिनेशन दिया गया है स्टेट का किस चीज़ के लिए? तो फॉर फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट, फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए। आपको जैसे पता है अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? फंडामेंटल राइट और उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। अब यह स्टेट की बात कही गई तो यहाँ स्टेट कौन होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेक्स्ट पार्लियामेंट या फिर इनके अधीन आने वाले सारे अथॉरिटी जो भी होंगे सारे स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है। ये सारे स्टेट कहे जाते हैं और इनसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर हम सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये थे हमारे आर्टिकल 12 स्टेट से रिलेटेड। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के नज़र में सब समान है और उन्हें समान संरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेस पर, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर किसी भी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने जो भी एग्जाम दिया रहेगा तो उस एग्जाम में हर किसी को फेयर ग्राउंड मिलता है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पर, तो उसे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, यह काफी इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम। यहाँ पर फ्रीडम की बात कही गई है। फ्रीडम किस किस चीज़ में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, इसमें मीडिया भी आती है। नेक्स्ट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म के आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं कहीं। जैसे धरना का अधिकार जो होता है, आप धरना शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, जैसे हमारा एम्प्लॉय यूनियन, ऑफिसर यूनियन, मजदूर यूनियन, इस तरह से यूनियन बनाए जाते हैं। इसका आपको अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को सरकार आपसे नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि यह फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। रेसाइड, वहाँ बस सकते हैं। सेटल एनीवेयर इन इंडिया, ये रह सकते हैं या फिर वहाँ बस सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, यानी आप कहीं व्यापार भी कर सकते हैं देश के अंदर। नेक्स्ट इसमें क्या है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हर जगह पे लगाए जा सकते हैं, चाहे 1 हो चाहे G हो, किसी पर भी 1 to G किसी पर। जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन की आपको आज़ादी मिलती है, परंतु ऐसे स्पीच और ऐसे एक्सप्रेशन जो कि भारत के एकता और अखंडता को चोट पहुंचाती हो, विदेशों से संबंध बिगाड़ती हो, समाज में अस्थिरता लाती हो, ऐसे स्पीच और ऐसे एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यदि आपको इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ करके पीसफुली कोई कहीं एकत्र हो सके। नेक्स्ट
यूनियन बनाने का अधिकार है, इसका मतलब नहीं एक ऐसे खूंखार का ग्रुप बना लिया जाए जिससे समाज को या देश को खतरा हो। नेक्स्ट, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आपको कहीं भी जाने का अधिकार है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमाणु, जहां पर हमारा परमाणु हथियार रखे जाते हैं, हम वहां गेट पर जाकर खड़े हो जाएं और कहें कि हमें फ्रीली थ्रू आउट इंडिया घूमने का अधिकार है तो मैं इसके अंदर घूमूंगा, तो नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है। इसमें क्या है, आपके एग्जाम में 1A, ये 19A, 19B, 19C, 19D ये सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड वाद भी पूछा गया है। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार, इसमें मरने का अधिकार यानी मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेनका गांधीवाद, जो पूछा गया था एग्जाम में भी। मेनका गांधीवाद 1978 का है। इसमें क्या था, मेनका गांधी एक जर्नलिस्ट थी जो कि 1976 में अपना पासपोर्ट बनवाती है और 1977 में उसे आउट ऑफ इंडिया जाना होता है। तो वहाँ के अधिकारी द्वारा यानी पासपोर्ट के अधिकारी द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त किया जाता है। तब यह फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट जारी करती है। इसके बाद इस केस में माना गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यह आर्टिकल 21 एवं साथ में आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इसलिए यह एक लैंडमार्क डिसीजन था फंडामेंटल राइट के ऊपर, इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेनका गांधीवाद कब का है, तो 1978 का है। किससे रिलेटेड है, तो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, इससे रिलेटेड है। यह किस आर्टिकल को इफेक्ट करता है, तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 को। यह किससे रिलेटेड था, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड था। नेक्स्ट, आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन, ये है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 एंड 24, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स एंड चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर और जबरन जो बलात् श्रम कराए जाते हैं, जबरदस्ती किसी से श्रम कराए जाते हैं, इस पर और चाइल्ड लेबर पर इस पर रोक लगाए गए हैं आर्टिकल 23 एंड 24 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 39A क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यदि कोई गरीब व्यक्ति है जो कि अपना वकील एफोर्ड नहीं कर सकता, उसे फ्री लीगल एड सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, इसे पाने का अधिकार है। जैसे आपको कार्य पाने का अधिकार, एजुकेशन पाने का अधिकार और पब्लिक असिस्टेंस पाने का, नहीं लोक सहायता पाने का अधिकार। यह ऐसा ये फंडामेंटल राइट नहीं है। यदि ये सरकार ये आपको प्रोवाइड नहीं करती है तो आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, परंतु यह क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। यह दिशा निर्देश है सरकार को कि सरकार को आपको इसे प्रोवाइड करना चाहिए। हम देखें तो राइट टू वर्क में आपको इसके लिए सरकार मनरेगा जैसे कार्यक्रम लेकर के आई है। राइट टू एजुकेशन के लिए RTE एक्ट आया था 2009 में। इस तरीके से गवर्नमेंट इस पर आपके फेवर में काम करती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 42 क्या है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन, यानी आपके लिए मानवोचित दशा प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके लिए एक काम करने का माहौल तैयार किया जाएगा जहां पर आप काम करते हैं। ऐसा नहीं जहां इंसान के रहने लायक जगह न हो, ऐसे जगह पे आप काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 44, यह अभी काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल ही में उत्तराखंड ने हाल ही में इसे लागू किया है और यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां UCC लागू हो चुका है। नेक्स्ट, आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, यह सरकार के लिए एक दिशा निर्देश है
कि सरकार एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। वो किसके लिए? तो वो एससी हो, एसटी हो या फिर वीकर सेक्शन हो, इनके उत्थान के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर काम करेगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 47 क्या है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन यानी पोषण एंड पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। इसके लिए आपने देखा रहेगा, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के लिए अभी आयुष्मान भारत योजना चल रहा है। इस तरीके से हेल्थ स्टैंडर्ड के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं। सरकार इसके लिए समय समय से योजनाएं लाती रहती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग बॉडी होते हैं। यह एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करके चेक एंड बैलेंस की भूमिका में होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 53 क्या है? एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में एक्सिक्यूटिव पावर किसे दिया गया है, यानी कार्यपालिका का प्रधान किसे बनाया गया है? तो यह प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। आर्टिकल 129 यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी इसे कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 129 में कहा गया है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आर्टिकल 148 क्या है? यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी है। अब हमने एक्ट के टाइम पढ़ा था कि हमारे अकाउंट को ऑडिट के लिए सीएजी को भेजा जाता है, फिर सीएजी से हमारे पास रिपोर्ट आते हैं, फिर उस रिपोर्ट को कॉरपोरेशन पार्लियामेंट को भेजती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 148। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 149 क्या है? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी। अब सीएजी के ड्यूटीज क्या है और उनके पावर क्या है? वह रिकॉर्ड मांग सकते हैं, यह पावर है, और उन्हें उसका स्क्रूटनी करके उस पर रिपोर्ट देने होंगे, ये उनकी ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 149। नेक्स्ट, आर्टिकल 151 क्या कहता है? रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमारे पास जब ईएसआईसी का भी ऑडिटेड अकाउंट आता है सीएजी से, वह रिपोर्ट हमें पार्लियामेंट को भेजना होता है। ये था हमारा आर्टिकल 151। नेक्स्ट है आर्टिकल 215 क्या है? यह सेम 129 है। आर्टिकल 129 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 215 कहता है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी 215 में हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या होता है अभिलेख न्यायालय का? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनके जो भी जजमेंट होंगे वह रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे और किसी भी वाद में उसे रेफर किया जा सकता है, और पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जाता है तो उसके लिए पनिश करने का अधिकार होता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 129 एंड 215, दोनों रिलेटेड है सेम मैटर से, बट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यह वैसे ही है जैसा कि आर्टिकल 226 और 32 है। यहाँ पर रीट जारी करने की शक्ति होती है। रीट कब जारी किए जाते हैं? जब भी लोग के, यानी पब्लिक यानी हमारे सिटीजन के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का हनन होता है। किसके द्वारा? तो स्टेट के द्वारा। अब स्टेट कौन है? हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया है। जब भी वहाँ फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, इस केस में लोग सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने मैकेनिज्म में से रिट जारी करता है। यह रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को 226 से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट को 32 से मिलता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 227 क्या है? हाई कोर्ट्स सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रिब्यूनल कौन से? जैसे हमारे पास कैट था, कैट, तो
कैट एक ट्रिब्यूनल है, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर सुपरवाइजरी, यही वर्ड पूछा गया था कि हाई कोर्ट सीएटी का सुपरिटेंडेंस करता है, तो वो कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 227 है। नेक्स्ट आर्टिकल 298 क्या है, पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस। यूनियन और स्टेट बिजनेस कर सकते हैं, यानी जो हम देखते हैं सरकारी कंपनियां हैं वो उन्हें सरकार को एम्पावर करती है कि वो चला सकती है, आर्टिकल 298। नेक्स्ट आर्टिकल 299 क्या है, पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये 299 है। और 291 यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 299 एंड 299 1 से। नेक्स्ट आर्टिकल 309 क्या है, रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन आर्टिकल 309 के तहत है। और जैसा हमने देखा था, और इससे रिलेटेड जो भी वाद होंगे रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, वो कैट सुनती है। नेक्स्ट आर्टिकल 310 क्या है, यह है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जैसा कि यदि कोई लीडर चुन के आते हैं तो उनके कार्यकाल 5 साल 6 साल जैसा भी जहाँ जरूरत हो, जहाँ भी जैसा रूल बनाया गया हो, जैसे राज्यसभा के लिए 6 ईयर का है और लोकसभा के लिए 5 ईयर है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 5 ईयर्स का है, इस तरीके से। तो ये था हमारा आर्टिकल 310। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 311, ये क्या कहता है, सेफगार्ड अगेंस्ट डिसमिसल रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और इसके अंदर 3112 कहता है, नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड, रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन द रैंक विदाउट अ फेयर इंक्वायरी, यानी बिना इंक्वायरी किए और उसके रिपोर्ट आए आपको डिसमिस, रिमूव या रैंक में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। और वो भी इंक्वायरी कैसा, तो फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 312, यह ऑल इंडिया सर्विस है एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ऑल इंडिया सर्विस में कौन आते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि। नेक्स्ट आर्टिकल 315 क्या है, आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कंडीशन है, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन किससे है, आर्टिकल 315 से रिलेटेड। नेक्स्ट है आर्टिकल 323A, ये कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर सर्विस मैटर, यानी सर्विस मैटर के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत सीएटी का निर्माण किया गया था। यदि कोई स्टेट भी अपने यहाँ सेट का निर्माण करती है तो उसे इम्पावर कहाँ से किया जाता है, तो आर्टिकल 323A उसे इम्पावर करती है कि वो अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 323B, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, यानी टैक्सेस, लैंड रिफॉर्म्स, ईटीसी, इनके लिए भी ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। ये थे सर्विस मैटर के लिए, और यहाँ है टैक्स और लैंड रिफॉर्म इत्यादि चीज़ों के लिए। यदि आपसे पूछा जाता है तो लगभग 323 पूछा गया है और आगे भी इसी आर्टिकल से पूछे जाएंगे। आर्टिकल 324 क्या है, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का पावर आर्टिकल 324 में दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इलेक्शंस। अब इसके मेंबर कितने होते हैं, तो 1+2 होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है 324, मेंबर इंपॉर्टेंट है 1+2, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त। इनका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट है आर्टिकल 335, क्लेम्स ऑफ एससीज एसटीज इन सर्विस एंड अपॉइंटमेंट। सर्विस एंड अपॉइंटमेंट में एससी और एसटी के क्लेम्स। नेक्स्ट आर्टिकल 338 क्या है, एनसी की बात है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल, उनके लिए अलग से यह प्रावधान किया गया है नेशनल कमीशन बना करके।
आर्टिकल 340 में क्या है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, दोनों साथ में है, 338 और 340 ये SC/ST के लिए है और यहाँ बैकवर्ड क्लास के लिए है। नेक्स्ट है आर्टिकल 352, 356 और 360, याद करना आसान है, 52 प्लस 356 प्लस 4 करने पर, फिर प्लस 4 करने पर 360। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों इमरजेंसी से रिलेटेड है, यदि देश में इमरजेंसी आती है। देखते हैं इसका क्या है प्रावधान। पहला है नेशनल इमरजेंसी के टाइम 352, इसमें 4 ऐड करें, 356 में प्रेसिडेंशियल रूल है और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि यह किन कारणों से लगाया जाता है, यह युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय लगाया जाता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अभी तक यह कब कब लगाया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, 1962 में एक बार, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में। 1962 यह इंडिया और चाइना वार के टाइम लगाया गया था। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम लगाया गया था। 1975 वह इंटरनल मैटर से लगाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। इसकी चर्चा आप यदा कदा सुनते रहे होंगे, यह पार्लियामेंट न्यूज़पेपर में अक्सर छपते रहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी वह गलत था, सही था, यह एक विवाद के मुद्दे हैं, तो इसकी काफ़ी आलोचना भी की जाती रही है। तो यह 3 वक्त ऐसे थे, 1965, 1971 एंड 1975। यह 3 और कौन कौन से कंडीशन थे वो मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी अंडर आर्टिकल 352। यह मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट 356 में प्रेसिडेंशियल रूल है। यह कब लगाया जाता है, यह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाए, जैसे वहाँ पर यदि कोई सरकार है और सरकार चलाने में सक्षम न हो, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं। यह अभी तक लगभग 134 टाइम्स लगाए जा चुके हैं, यह 3 टाइम लगाए जा चुके हैं, ये 134 टाइम्स। लास्ट है इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी तब लगाए जाते हैं जब किसी भी देश की साख वित्त खतरे में हो, वहाँ के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वह खतरे में आ जाए, वहाँ के जो इकोनॉमी है वह ध्वस्त होने के कगार पर आ जाए, तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाते हैं। और इस इमरजेंसी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो जाती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बजट को रोकना या उसे डायरेक्ट करने के लिए। तो ये था 360। आज तक लकीली इंडिया में कभी भी ऐसे मौके नहीं आए हैं, इसलिए आर्टिकल 360 अभी तक कभी भी इम्पोज नहीं किए गए हैं। और आज का लास्ट है आर्टिकल 368। हम जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें अमेंडमेंट के लिए, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर करता है। तो आर्टिकल 368 है जिसमें अमेंडमेंट की बात कही गई है। अमेंडमेंट के फिर अलग अलग तरीके हैं जो कि आगे किसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। आर्टिकल 368 के अंदर में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो 2-3 तरीके से किए जाते हैं, कहीं सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, तो वो देखेंगे अगले वीडियो में। ओवरऑल हमने आज क्या देखा, ओवरऑल हमने आज आर्टिकल्स देखे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। हमने देखा कुछ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कि 12 to 35 तक होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए होते हैं, जहाँ पर यह देने के लिए सरकार बाध्य होती है, इसके लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, वो उसके रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर करता है। फिर हमने देखे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रिव्यू देखे, और फिर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखे। लास्ट हमने छोड़ा आपको अमेंडमेंट के पास जाकर। अमेंडमेंट का एक वीडियो और कभी शॉर्ट 2-4-5 मिनट का लगभग होगा, जिसमें कि अमेंडमेंट किस किस प्रोसेस से किए जाते हैं और किसके लिए कहीं कहीं मिनिमम जजों की संख्या भी तय की गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आर्टिकल चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। इसे याद रखना थोड़ा सा आपके लिए रिवीजन मांगेगा,
ताकि आप इसे 2 से 3 बार यदि रिवीजन करेंगे तो धीरे-धीरे चीज़ें याद होने लग जाएगी।